अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ज़ान अली कुरैशी। आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ पे। स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं हमारे न्यू शॉर्ट आंसर के लेक्चर के साथ, जो कि आपका चैप्टर है वो एंजाइम का है। आज हम आपकी 11वीं क्लास की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर की जो न्यू बुक आई है उसका हम जो चैप्टर है एंजाइम के शॉर्ट आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम बिना कोई टाइम ज़ाया इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने इससे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे ये चैनल ग्रो हो सके। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि बहुत आसान सा सवाल है। वो आपसे कहता ये है कि भाई वाई एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि सवाल का आसान सा मतलब ये है कि यार एंजाइम नेचर के अंदर क्यों स्पेसिफिक होते हैं। इसका बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको ये भी आंसर दे देता हूँ कि भाई इसलिए ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है नेचर के अंदर, यानी कि अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट यानी कि केमिकल्स अलग अलग एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, या अलग अलग सबस्ट्रेट को अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं। इस वजह से एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर के अंदर। अब इसको हम एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। अब आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, तो आपने लिखना कुछ ऐसे है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप। यार इनके पास जो एंजाइम होते हैं उनके पास 3 डायमेंशनल शेप होती है, जो इनको अलाउ करती है सिर्फ सर्टेन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। कौन सी शेप होती है? 3 डायमेंशनल शेप। और उस मॉलिक्यूल को जो उनको अट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एंजाइम, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये आपका क्या होगा है, बात क्लियर हो गई है। और जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है वो कैटालाइज हो जाता है, कैटालाइज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम। तो ये मैंने आपको बताया कि एंजाइम क्यों स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल भी बहुत आसान सा है। वो पूछता ये है कि वाई एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंसंट्रेशन। यार ये बहुत घुमा हुआ सा सवाल है, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, किसके? एनर्जी ऑफ कंसंट्रेशन के, यानी कि एनर्जी कंसंट्रेशन के, यानी कि एनर्जी की क्वांटिटी कह सकते हैं हम आसान लफ्ज़ों में। क्या क्यों है? तो यार इसमें बहुत आसान सा सवाल, आपको ये जवाब ऐसे मिल जाता है कि यार enzyme activity directly proportional to concentration because enzyme require energy to perform their catalytic function। सही है। as the concentration of energy molecules increases, यानी कि ATP जैसे ही बढ़ेंगी, the rate of the enzyme activity increases so up to the point where the saturation occur, यानी कि उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम एक्टिवेशन या एक्टिविटी प्रोवाइड कर दे, यानी कि ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बना के दे। तो ये बताता है कि क्यों है, क्योंकि उसको एटीपी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वो एटीपी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो भी बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया स्टूडेंट्स। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताता है कि ये भी आपसे क्यों का सवाल पूछता है। वो ये पूछता है कि वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव। क्या एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं? इसका बहुत आसान सा सवाल है। बिकॉज द एक्टिविटी स्टेबिलिटी आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। एंजाइम्स आर सेंसिटिव अबव द टेम्परेचर ऑफ 70 टू 40 सेल्सियस। अच्छा, अब अगर जो टेम्परेचर होता है ना एंजाइम का, अगर 37 से अबव हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीनेचर, यानी ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास एक होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, 37 होता है। ये क्या होता है, हमारे पास 37 होता है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम काम करता है। तो भाई इसका जो हमें आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई एंजाइम की जो मैक्सिमम, एंजाइम इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बिगड़ेगा तो एंजाइम की क्या बिगड़ जाएगी, एक्टिविटी भी, यानी कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्योंकि उनकी फिजिकल नेचर डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल नेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उनकी सराउंडिंग्स पे जहाँ पे वो एंजाइम काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको आंसर बताया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ये आपको उलझा सकता है आपके बोर्ड्स के अंदर। आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को कैसे होता है। कि इधर पूछता है कि हाउ एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि एंजाइम को एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एंजाइम कैसे रिड्यूस करता है, यानी कि हाउ रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चाहिए
हाउ एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि किसी भी प्रोसेस को चलने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि मेरे को एक प्रोसेस चलाना है, उस प्रोसेस की जो कॉस्ट है मेरे पास वो क्या है, मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास उस प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो है मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल है कि 36 एटीपी में बोल देता हूँ। अब ये क्या हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, क्या हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। लेकिन अगर वही मैं प्रोसेस करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो ये मुझे कॉस्ट कितने की पड़ जाएगी, तकरीबन ये कोई आई थिंक 2 एटीपी में काम कर सकता है ये एंजाइम। तो इस वजह से तो ये जो आपको डिक्रीज़ दिख रहा है ना तकरीबन 34 एटीपी का, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस, कि ये एंजाइम किस तरीके से स्लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। अब आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मैंने आपको प्रोसेस की मदद से समझाया कि हर एक प्रोसेस को शुरू होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं। अब हम इसको समझते हैं, सवाल का जवाब क्या कहता है। देखिए एनी रिएक्शन नीड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट स्टार्ट, यानी कि जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने की। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इन द केस ऑफ बताते हैं इसके अंदर कि देयर आर प्लेंटी ऑफ, अब अगर हम अपने आप की बात करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं inside our body. To initiate all the reaction, huge amount of activation energy is required. So, the this enzyme lowers the activation energy. Enzyme work by binding to the reactant. अब इसका जवाब आ रहा है कि कैसे लो करते हैं। ऐसे करते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, बाइंड होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से एंड होल्ड करते हैं उनको इन अ सच वे दैट द केमिकल बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस टेक प्लेस। ऐसे उनको होल्ड करते हैं कि वो उनके केमिकल बॉन्ड टूटते भी रहें और फॉर्म भी होते रहें। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये केमिकल तरीके से मुझे समझाना पड़ा, लेकिन आप मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल का कॉन्सेप्ट, उस जवाब का जो कॉन्सेप्ट है सवाल के पीछे का, वो समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो यार लाइक कर दो, ताकि मुझे मज़ा आए कि लगे कि यार आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं इस चैनल से। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, ये भी आपसे पूछता है, लेकिन जो सवाल मैंने अभी आपको क्वेश्चन 4 बताया था थोड़ा मुश्किल था इसका आंसर देना, इस वजह से मैंने आपको उसका थोड़ा एलिब्रेट करके बताया कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकें, लिख सकें इसके बारे में कि आपको इसे लिखना कैसे। अच्छा, अब ये जो पूछता है हमारे से क्वेश्चन नंबर 5 वो पूछता है ये कि हाउ एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या करेगी, क्या असर डालेगी। एंजाइम की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद है कि मिकदार जो हमारे पास होती है, मिकदार जो होती है, क्वान्टिटी कह लें उसे, क्या असर डालेगी एंजाइम की एक्टिविटी। जाहिर सी बात है अगर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो सबस्ट्रेट की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, और एक मैक्सिमम लेवल तक कहाँ पे पहुँच जाएगी, एक मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाएगी। तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकती एंजाइम की कंसंट्रेशन। एट दिस पॉइंट ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। तो इस जगह पे एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट होती हैं, जैसे आपको पता है एंजाइम के पास क्या होती है, हमारे पास एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये सबस्ट्रेट होगा हमारे पास यहाँ पे आके बाइंड करता है। तो इस एक्टिव साइट जितने भी एंजाइम होंगे वो लोग 20 एंजाइम है, 20 एंजाइम की 20 की 20 एक्टिव साइट क्या हो गई, फुल हो गई। तो अब ये जितनी भी जगह अभी अब और सबसेट हम नहीं क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि विल नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट, यानी कि अगर इसका जो जवाब होता है कि अगर कि हाउ एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब इफेक्ट करेगी जब जितने भी हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट होंगी वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब इंक्रीज़ नहीं आएगा रिएक्शन के रेट के अंदर, यानी कि रिएक्शन अब तेज़ नहीं जा पाएगा इससे ज़्यादा जितना। अगर आप और रिएक्शन को तेज़ करना पड़े चाहते तो फिर आप क्या करें, आप 30 एंजाइम कर दें, आपका रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वो भी एक मैक्सिमम लेवल पे आके रुक जाएगा। तो ये पूरा एक मेथड है केमिकल्स का, आपकी केमिस्ट्री का पूरा एक मेथड होता है, एंजाइमोलॉजी के अंदर उसको पढ़ा जाता है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, लेकिन यहाँ तक हमें सवाल के अंदर जो समझ में आया वो उसका हमने जवाब दिया। ये मुझे उम्मीद है कि आपको इसका भी सवाल के जवाब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपने इसको लिखना कैसे। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए हमारे पास ना प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, क्या होता है, एक हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास आई थिंक होता है कोफैक्टर। एंजाइम ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप रिफर्स टू द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। देखिए एंजाइम के अंदर हम जो होते हैं ना, एंजाइम के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो क्या हुआ होता है, जो टाइटली बाउंड हुआ होता है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। देखिए प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का, उसको हम क्या बोलते हैं, एपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपो बोलते हैं। अब इस एपो पार्ट के, एपो एंजाइम के साथ बाइंड हुआ होता है हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको हम पीजी लिख देते हैं। ये क्या हुआ होता है, टाइटली क्या हुआ होता है, बाइंड हुआ होता है। तो इस वजह से इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है ना एपो एंजाइम के साथ जो बाइंड हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं। अब इसी तरीके से अब देखिए, अगर ये विच आइदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक molecule and bind covalently or non-covalent with the enzymes and necessary for the enzymes function। या तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, कोवलेंटली बॉन्ड होगा, या तो नॉन कोवलेंटली बॉन्ड होगा, या तो ऑर्गेनिक होगा, या तो इनऑर्गेनिक होगा। समझ रहे हैं आप, को एंजाइम को फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपने समझा है ना, सही है। अगर ये कोवलेंटली बॉन्ड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, एंजाइम भी अलग हो जाएगा, इसका फंक्शन भी अलग हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक इसका को प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो उसका फंक्शन कुछ और होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इस एग्जाम में एज अ शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर इतना ही बड़ा होता है, आपसे डिटेल में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इस सवाल को क्लियर कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एक्चुअली विच इज़ एंजाइम। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो चैप्टर 7 का, सॉरी जो हमारे पास जो एंजाइम के चैप्टर का जो क्वेश्चन 7 आता है शॉर्ट आंसर में से, पूछता है डिफरेंशिएट करते हैं एक्टिवेटर्स को इनहिबिटर्स को। देखें एक्टिवेटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो आपको मेजर सा डिफरेंस पता चल गया। अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म में कैसे समझेंगे, एंजाइम एक्टिवेटर्स आर द मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड विद एंजाइम टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर कहलाते हैं। अगर एंजाइम इनहिबिटर आर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बाइंड विद एंजाइम टू डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, ये इसकी एक्टिविटी क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, इनहिबिटर होते हैं। दे कैन आइदर प्रोटीन, पेप्टाइड्स, लिपिड्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। या तो ये पेप्टाइड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। लेकिन इनहिबिटर जो होते हैं वो दो मेन टाइप्स के होते हैं इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये एक्चुअली आर सेपरेट टॉपिक। अगर आप मुझे इस पर बोलेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ऊपर आप लेक्चर लेकर आए तो मैं इसके ऊपर ज़रूर लेक्चर लेकर आऊँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, जो रिवर्सिबल भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। थोड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन एज अ इंट्रोडक्टरी, एज अ शॉर्ट आंसर तो हमें ये डिफरेंस समझना ज़रूरी था। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो, आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो यार आप मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और इस नोट्स, इस एक्चुअली इस शॉर्ट आंसर के जो नोट हैं, इसका जो मैं लिंक इन द फॉर्म ऑफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ड्राइव के अंदर एक्चुअली अपलोड कर देता हूँ, तो आप इसे ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे आने वाले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।